नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लड ग्रुप। तो देखिए, बेसिकली जो ब्लड ग्रुप है वो कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें देखिए जो ओ ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप है वो इसे क्या कहते हैं? जीरो ग्रुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो ग्रुप। और ब्लड ग्रुप के अंदर हम देखिए क्या देखेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जो दाता है और कौन सा ब्लड ग्रुप है वो ग्राही है। क्योंकि जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो दाता और ग्राही क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी पढ़ेंगे, एंटीजन और एंटीबॉडी। और जो ब्लड का लेन देन है वो किन किन में हो सकता है? ब्लड का जो लेन देन, तो देखिए अपने करेंगे हम जो ब्लड ग्रुप है वो किस प्रकार एंटीजन बनाता है और एंटीबॉडी बनाता है। तो देखते हैं कि यहाँ लिखते हैं रक्त समूह है और एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन को हम प्रतिजन और एंटीबॉडी है इसे क्या कहते हैं? प्रतिरक्षी कहते हैं। BC शॉर्ट में ब्लड ग्रुप। तो देखिए जो ए ब्लड ग्रुप है वो क्या है? प्रतिजन बनाता है, तो क्या ए। एंटीजन बनाता है ए। मतलब कि जो रक्त समूह है, जो ब्लड ग्रुप है, वो अपने समान ही क्या बनाते हैं? एंटीजन। अपने समान क्या बनाते हैं? एंटीजन। और जो विपरीत बनाते हैं, विपरीत क्या बनाते हैं? तो एंटीबॉडी। विपरीत बनाते हैं वो एंटीबॉडी, और अपने समान बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? एंटीजन। तो ब्लड ग्रुप ए है वो एंटीजन क्या बनाएगा? ए। और इसके अपोजिट जो है प्रतिरक्षी बनाएगा, तो क्या बनाएगा? बी। तो जो एंटीबॉडीज है हम इनको किससे? स्मॉल से प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद है बी ब्लड ग्रुप। बी ब्लड ग्रुप है, इसका एंटीजन क्या है? तो जो ब्लड ग्रुप है वो अपने समान एंटीजन बनाता है, तो क्या होगा इसका? बी। और एंटीबॉडी क्या होगी? तो ए। किससे लिखेंगे? स्मॉल ए से। फिर है ए बी ब्लड ग्रुप। जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसकी एंटीजन क्या है? ए बी। और इसमें क्या होती है? एंटीबॉडी नहीं होती। ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी है वो नहीं होती। और फिर है ओ ब्लड ग्रुप। जो ओ ब्लड ग्रुप है उसमें क्या है? एंटीजन तो है, एंटीजन तो नहीं होता, और एंटीबॉडी है वो क्या होती है? ए बी। एंटीजन है वो नहीं होता और एंटीबॉडी क्या है? ए और बी। आगे हम देखेंगे कि जो ब्लड ग्रुप है, जो ए ब्लड ग्रुप है या जो ब्लड ग्रुप है वो किसको रक्त दे सकते हैं और किसको रक्त नहीं देते। तो अपने देखते हैं, जैसे ए जो ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है वो किसको देता है और किससे लेता है। फिर है बी ब्लड ग्रुप, फिर है ए बी और फिर है ओ ब्लड ग्रुप। तो देखिए जो ब्लड ग्रुप, कोई भी ब्लड ग्रुप है, ए हो या बी हो, वो अपनी ही जाति को देता है और अपनी ही जाति से लेता है। मतलब कि खुद को देता भी है और खुद से लेता भी है। तो पहले हम देख लेंगे देता किसको है। ए को दे सकता है और ए से ले सकता है। इसके अलावा ये ए और बी को, और लेता इसके अलावा किससे है? ओ से। फिर बी है,
तो बी देखिए ये भी अपने समान जो ग्रुप है उसी से ले सकता है और उसी को दे सकता है। और किसको देता है तो ये ए बी को, और लेता किससे है तो ओ से। उसके बाद आता है ए बी। ए बी क्या है? ए बी है सर्वग्राही। सर्वग्राही मतलब सभी से जो ग्रहण कर सकता है, मतलब सभी से क्या है जो ब्लड है वो ले सकता है। इसका कारण क्या है कि इसमें एंटीबॉडी क्या है नहीं होती, एंटीबॉडी नहीं होती। तो ये सर्वग्राही होने के कारण सभी से लेता है, परंतु देता किसे है तो ये सिर्फ ए बी को, और लेता किससे है तो ए से, बी से, ओ से और ए बी से। इसी तरह ओ है। ओ क्या है? सर्वदाता है। ओ है क्या है? सर्वदाता मतलब सभी को जो देने वाला। और इसमें क्या नहीं है? एंटीजन नहीं है। तो एंटीजन नहीं होने के कारण ये क्या है? सर्वदाता है। तो ये लेता किससे है? लेता किससे है? सिर्फ ओ से। और देता किसको है तो सभी को, ए को, बी को, ए बी को और ओ को। तो जो ए ब्लड ग्रुप है वो ए से ले भी सकता है और ए को दे भी सकता है। इसके अलावा किसको देता है? सिर्फ ए और बी को। और लेता किससे है? ओ से। तो ओ से क्यों लेता है? क्योंकि इसमें क्या है? एंटीजन नहीं होता। तो सर्वदाता है जो ओ है वो सभी को देता है, तो इसमें एंटीजन नहीं होने के कारण ये ओ से भी ले सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ओ ब्लड ग्रुप है वो सर्वदाता है, और ए बी ब्लड ग्रुप है वो क्या है? सर्वग्राही है। अब अगर देखें कि जो ओ ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप में क्या है? फैक्टर होते हैं। कौन से फैक्टर? RH। मतलब कि इसका कहने का मतलब है कि ओ ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव होता है और ओ ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव होता है। इन दोनों में से सर्वदाता किसे कहा गया है? इन दोनों में से सर्वदाता किसे कहा है? मतलब जो दोनों अगर एंटीजन नहीं है, इनमें दोनों जब नेगेटिव और जो पॉजिटिव धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होंगे तो एक से साइड इफेक्ट तो होगा। तो इनमें से जो एक है वो क्या है? सर्वदाता। तो सर्वदाता कौन सा है? इसी से क्या है एक नया टॉपिक निकल के आता है, वो कौन सा है? RH फैक्टर। RH फैक्टर। तो RH फैक्टर क्या है? यह क्या है? एक एंटीजन है। RH फैक्टर जो है यह क्या है? एक एंटीजन है। एंटीजन। एंटीजन मतलब या इसको हम प्रतिजन बोल सकते हैं या रोगकारी। मतलब क्या है कि अगर ये शरीर में चला जाए तो क्या करता है? एक रोग उत्पन्न करता है। अगर यह शरीर में चला जाए तो रोग उत्पन्न कर सकता है। रोग उत्पन्न कर सकता है। और क्या है? और यह क्या है? जो RH है फैक्टर है, ये RBC की सतह पर होता है। RBC की सतह पर क्या होता है? उपस्थित होता है। और जो RH फैक्टर है इसे खोजा किसमें गया? तो RH फैक्टर को मंकी में, किसमें? मंकी में एक बंदर में खोजा गया जिसका नाम था रहीसस मकाका। रहीसस मकाका नाम का एक बंदर था जिसके अंदर RH फैक्टर को खोजा गया। इसमें क्या है? जो RH फैक्टर है, RH फैक्टर में क्या है? एक तो होता है RH फैक्टर जिसमें उपस्थित हो, एक होता है जिसमें अनुपस्थित हो।
एक में उपस्थित RH फैक्टर और एक में अनुपस्थित। तो जिनमें उपस्थित होता है वो क्या होते हैं, धनात्मक, जैसे A धनात्मक, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव और O पॉजिटिव। इसी तरह अगर किसी में एब्सेंट है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव और O नेगेटिव। तो इस तरह से जब ये है तो इसमें प्लस और माइनस का साइन है, प्लस और जो माइनस का साइन है ये दोनों किससे रिलेटेड है, तो ये है RH फैक्टर से रिलेटेड है, RH फैक्टर से रिलेटेड। अब देखिए जो RH फैक्टर है यह एंटीजन है, एंटीजन है, अगर ये किसी गलत शरीर में चला जाए तो इसे क्या कर सकता है, रोग उत्पन्न कर सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि एक रोग होता है जो किनमें होता है, RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव। RH नेगेटिव मेल हो जिसको हम इस साइन से दर्शाते हैं मेल को, और अगर फीमेल हो तो जो फीमेल है वो RH पॉजिटिव हो और मेल है वो RH नेगेटिव हो, तो उनमें क्या होगा, एक तो उनकी जो संतान होगी, उनकी संतान होगी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर एक इफेक्ट पड़ेगा। या RH पॉजिटिव मेल और RH नेगेटिव फीमेल हो तो उनकी संतान पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए अगर मेल है जो क्या है RH पॉजिटिव और फीमेल क्या है RH नेगेटिव, तो इन दोनों की शादी होने के बाद जो इनकी दूसरी जो संतान होगी, जो दूसरा बच्चा होगा, वो अगर RH पॉजिटिव हो तो उस बच्चे की क्या, उस संतान की क्या हो सकती है, मृत्यु। इसका क्या है, एक कारण है, तो उसकी मृत्यु हो सकती है। उसकी मृत्यु किस कारण हुई, तो इससे एक रोग उत्पन्न होता है, उस रोग को क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। देखिए जो इरिथ्रो है, इरिथ्रो का मतलब क्या है, RBC, इरिथ्रोसाइट हमने देखा था, इरिथ्रो का मतलब है RBC, ब्लास्ट का मतलब है फटना और सिस का मतलब क्या है, क्रिया, और फिटेलिस क्या है, भ्रूण। फिटेलिस किसको कहा है, भ्रूण को। मतलब क्या है कि भ्रूण की जो RBC फट जाने की जो क्रिया है उससे क्या होता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस कहा है, और RBC फटने पर जो संतान है उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु। और मृत्यु कब होगी, जैसे पहली संतान RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव फीमेल हो, RH पॉजिटिव मेल हो, तो उनकी पहली जो संतान पॉजिटिव होगी तो वह तो क्या रहेगी, जीवित। अगर उनकी दूसरी संतान पॉजिटिव हो तो क्या उसकी हो जाएगी, मृत्यु। और इससे देखिए अगर पॉजिटिव पहली संतान हो तो वो तो जीवित है ही, अगर दूसरी संतान नेगेटिव होती है, तीसरी भी नेगेटिव होती है, तो उनकी मृत्यु नहीं होगी। तो इसमें क्या है, अगर पॉजिटिव हो तो ही इस रोग से ये रोग होता है। इसके बाद है जो ये रोग है इरिथ्रोब्लास्टोसिस, इससे बचाव क्या है, तो शॉर्ट में हम इसको लिख सकते हैं EBF, EBF से बचाव। इससे कैसे बचा जा सकता है, मतलब जब पहली संतान, फर्स्ट RH संतान के, मतलब पहली जब संतान RH पॉजिटिव हो तो उसके जन्म
72 घंटे के बीच 72 घंटे के भीतर एक इंजेक्शन, एक टीकाकरण होता है। कौन सा? एंटी डी या इसको एंटी RH कहते हैं। ये क्या होता है? जन्म के 72 घंटे के भीतर एंटी डी या एंटी RH का इंजेक्शन लगाया जाता है, टीकाकरण होता है। यह टीकाकरण किसको होता है? तो माँ को होता है। यह टीकाकरण होता है माँ को, क्योंकि देखिए जैसे ये भ्रूण है, तो जब भ्रूण से जब बच्चा पॉजिटिव था, बच्चा क्या था? RH पॉजिटिव था, तो ये जब इसका जन्म होने के बाद इसके प्रति ये माँ क्या करेगी? एंटीबॉडी बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी, जिस कारण क्या है? एंटीबॉडी बनाने के कारण जब दूसरा बच्चा भी पॉजिटिव होगा तो ये क्या करेगी? साइड इफेक्ट करेगी। तो इस कारण क्या है? माँ को ही वो क्या है? टीकाकरण होता है, जिससे दूसरी संतान को बचाया जा सकता है। उसके बाद है कि सर्वदाता हमने बोला था, सर्वदाता और सर्वग्राही। तो देखिए सर्वदाता क्या है? O पॉजिटिव होता है या O नेगेटिव। तो सर्वदाता हम O नेगेटिव और सर्वग्राही किसे कहेंगे? AB पॉजिटिव। क्योंकि अगर किसी मरीज को O नेगेटिव का ब्लड दे दिया जाए तो क्या होगा कि उसे किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होगा। अगर पॉजिटिव का ब्लड दे दिया जाए तो किसी मरीज को उसकी क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। तो जब O नेगेटिव होगा तो O नेगेटिव से कोई साइड इफेक्ट नहीं होने पर इसे क्या माना गया है? सर्वदाता। और इसी तरह है सर्वग्राही भी AB पॉजिटिव को माना गया है। इसके बाद आता है ब्लड क्लोटिंग। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो क्या है? ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग या रक्त का थक्का। तो रक्त का थक्का बनाना क्या है? रक्त का थक्का बनाना जब हमारे शरीर पर चोट लग जाती है तो और वो चोट लगने पर क्या होता है? ब्लड क्या है? निकलता है। और ब्लड के रुक जाने के बाद, ब्लड के रुकने पर जो ब्लड का रुक जाना होता है वो क्या होता है? रक्त का थक्का बनना होता है। तो उसमें क्या होते हैं? जो ब्लड क्लोटिंग में कारक होते हैं, फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर काम करते हैं? तो 13 फैक्टर। उसमें से देखिए एक फैक्टर है जिसे क्या है? ब्लड क्लोटिंग फैक्टर से हटा दिया गया है। कौन से फैक्टर को? तो 6th फैक्टर को इन कारकों में से हटा दिया गया है, जिसका नाम क्या था? एसिलेरिन। एसिलेरिन। तो इसे हटाने का कारण क्या है? कि इसके कार्य का पता नहीं चला। इसके कार्य का पता नहीं चला। और जो ब्लड क्लोटिंग करने में एक आयन है, ब्लड क्लोटिंग में एक आयन का महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो वो कौन सा आयन है? कैल्शियम, या इसको हम धातु कह सकते हैं। उसके बाद है एक रोग है जैसे हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग है, इसे शाही रोग या इसे क्या रॉयल डिजीज भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक क्या सबसे पहले एक शाही परिवार में हुआ था। और इसकी जो इस रोग की वाहक हैं वो कौन होती हैं? मादा। हीमोफीलिया रोग की वाहक है वो मादा होती हैं।
हीमोफीलिया क्या है, 3 प्रकार का है, 3 प्रकार का है, ए, बी और सी। जो ए है उसे क्या कहा है, एंटी हीमोफिलिक ए। जो बी है इसे एंटी हीमोफिलिक बी, और सी, तो जो ए है हीमोफीलिया का ए टाइप है वो कौन सा फैक्टर है, ब्लड क्लोटिंग का, तो 9th फैक्टर। बी है वो कौन सा है, सॉरी जो ए है वो 8वां फैक्टर, बी 9th फैक्टर, और सी है वो क्या है, 10वां फैक्टर है। जो 9th फैक्टर 9वां फैक्टर है इसको क्या कह सकते हैं, क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं। इसके बाद है कि ब्लड क्लोटिंग के अंदर है वो, ब्लड क्लोटिंग के अंदर आयंस होते हैं और क्या होती हैं, प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं। तो सबसे पहले क्या है, ब्लड क्लोटिंग में जो प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो क्या है, कैल्शियम से रिएक्ट करेगी और क्या करेगी, थ्रोम्बोप्लास्टिन में इसको चेंज करेगी। फिर क्या है, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो कैल्शियम के साथ मिलके क्या करेगी, थ्रोम्बोप्लास्टिन में चेंज कर देगी। फिर जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है उसका साथ कौन देता है, तो कैल्शियम, थ्रोम्बो जो प्लास्टिन है उसका साथ कैल्शियम देता है, तो क्या बनता है, प्रोथ्रोम्बिन। फिर इसके साथ कैल्शियम जुड़ के क्या बनता है, तो थ्रोम्बिन। इसी तरह थ्रोम्बिन के बाद क्या है, फाइब्रोजन, और फाइब्रोजन है वो थ्रोम्बिन के साथ मिलके क्या बनाता है, तो फाइब्रिन। तो थ्रोम्बिन और जो फाइब्रिन है ये दोनों ही क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है। दोनों क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है। ये जो दोनों प्लाज्मा प्रोटीन है ये क्या बनाएंगे, पॉलीमर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पॉलीमर। तो इन दोनों प्लाज्मा प्रोटीन से क्या बनेगा, फाइब्रिन पॉलीमर। पॉलीमर मतलब कि छोटी छोटी जो इकाइयां या एक गुच्छा बनाएंगे, छोटी छोटी इकाइयां या गुच्छा बनाएंगे। बाद में क्या होगा, इससे क्लोट। तो जो क्लोट होगा, जो क्लोटिंग होगी उसमें कौन कौन सी सेल्स हेल्प करती हैं, तो इसमें एक है प्लेट, एक है WBC और एक है RBC। तो सबसे ज़्यादा जो लगभग क्लोटिंग में जो रोल होता है वो किसका होता है, प्लेटलेट्स का। कितना होता है, तो 90%। सबसे अधिक जो भाग होता है। WBC कब कार्य करती है, तो संक्रमण के दौरान। और RBC इसे क्या कहा गया है यहाँ पर, रोलेक्स, मतलब जब कोई आवश्यकता पड़ने पर ही RBC है वो क्लोटिंग में हेल्प करती हैं। इसके बाद है जो ब्लड है, ब्लड के ऊपर क्या है, इस तरह से क्या है, फाइब्रिन, चोट लगने पर जो फाइब्रिन होते हैं वो क्या है, इस तरह से फाइब्रिन इस तरह से जुड़ जाते हैं। उसके फाइब्रिन के बाद क्या है कि जो थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन फाइब्रिन के इस तरह से जुड़ जाती है। ये क्या है, थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन के बाद क्या है, जो प्लेटलेट्स हैं वो इनको एकदम जकड़ के इस तरह से क्लोट में सहायता करती हैं। तो ये क्या है, प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स के ऊपर इनके एक कवर बनता है
ऊपर इनके कवर बनता है वो किसका होता है, कैल्शियम का। और कैल्शियम के बाद क्या होता है, विटामिन के। जो कैल्शियम होता है प्लेटलेट से क्या एक गुच्छा बन जाता है, फाइब्रिन्स के साथ जुड़ के प्लेटलेट से गुच्छा बना लेती है जिस पर कैल्शियम जुड़ जाता है, और कैल्शियम से क्या हो जाता है, कठोर। और उस ऊपर क्या हो जाती है, विटामिन के, जो क्या करती है, जो ब्लड था उसको क्या करेगी, सुखा देगी, ब्लड को सुखा देगी। कौन, विटामिन के। तो इस प्रकार से क्या होता है कि रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिन का, थ्रोम्बिन का, प्लेटलेट्स का, और जो आयन या धातु पूछे तो कैल्शियम, और विटामिन देखें तो विटामिन के का संपूर्ण योगदान होता है।